नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको एफआईआर से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप से किसी अपराध की जानलेवा और साथ ही जाने वाली सूचना को एफआईआर कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही एफआईआर लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर एफआईआर का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही एफआईआर लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे पूरे अपराध की जानकारी देने के लिए कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति इत्यादि की जानकारी पूछी जाती है। ये सारी जानकारी डेली डायरी में लिखी जाती है, जिसे रोजनामाचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे एफआईआर समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, एफआईआर लिखवाएं और इसकी कॉपी भी लें। ये आपका अधिकार है। एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी थी एफआईआर लेकर। आज हमारे बीच कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता केशरी कुमार तिवारी जी हैं, जो आपको एफआईआर से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका भी एफआईआर से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 01206127 इसके अलावा एक और नंबर 01206127 इन नंबर्स पर कॉल करके एफआईआर से जुड़ी तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। केशारी जी, सबसे पहले जब हम बात एफआईआर की कर रहे हैं तो उसकी परिभाषा से समझना चाहेंगे। इसकी परिभाषा क्या कहती है? एफआईआर की परिभाषा दी गई है, जिसमें ये लिखा गया है संज्ञेय मामलों के बारे में इत्तला सूचना। उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में दिया गया है। केवल ये लिखा गया है कि संज्ञेय मामलों में सूचना। तो ऐसे मामले जो संज्ञेय अपराध होते हैं उन्हीं के मामले में एफआईआर दर्ज की जाती है। ठीक है। केशरी जी, एफआईआर की परिभाषा तो आपने बताई। अब एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले उस प्रक्रिया को हम समझना चाहेंगे। कैसे एफआईआर दर्ज की जाती है और कैसे करवाई जा सकती है? सबसे पहले हम एक कंप्लेंट के फॉर्म में लिख के हम जिस जुडिक्शन में अपराध होता है वहाँ पर उसके कंसर्न थाने में जो कॉम्पिटेंट एफेक्टिव होते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, उन्हें दिया जाता है और उनके जुडिक्शन में होता है तो उस हिसाब से वो लिखते हैं और उसका सार लिख के अपनी एक डायरी होती है जिसे रोजनामाचा कहा जाता है, उसमें एंट्री करते हैं और एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब जीरो एफआईआर की बात करें तो जीरो एफआईआर क्या होती है सर? उसकी क्या प्रक्रिया है? जीरो एफआईआर उन मामलों में की जाती है जैसे कहीं भी जुडिक्शन, जैसे कहीं ऑफेंस होता है, अपराध कारित करता है एक्यूज, और उसके बाद कंप्लेंट उस क्षेत्र में मान लीजिए किसी डर के कारण या भय के कारण वहाँ नहीं जाता है कंसर्न थाने में, वहाँ न जाकर किसी और दूसरे विदाउट जुडिक्शन, थाने का जुडिक्शन नहीं है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट देता है, तो उस थाने का जो भारसाधक अधिकारी होगा उस पर एफआईआर दर्ज कर, यदि मैटर कॉन्ग्निजेंट होगा, संज्ञेय मामले से संबंधित होगा, तो संबंधित थाने का संबंधित भारसाधक अधिकारी उस पर एफआईआर दर्ज करेगा, जिसे जीरो एफआईआर कहा जाएगा। वो जीरो एफआईआर। अब अगर बात करें केशरी जी, एफआईआर में जो जानकारियां दी जाती हैं वो कौन कौन सी जानकारियां हैं जो उसमें महत्वपूर्ण समझी जाती हैं? कितना जरूरी है उन सबको देना? कौन सी जानकारी होती है, इसके बारे में भी बताएं। घटना के घटित होने के बारे में जो भी प्रोसेस है, जैसे क्रिमिनल केस में कोई भी जितने भी फैक्ट हैं, रेलेवेंट फैक्ट, उन्हीं को सारगर्भित रूप में यानी जितना ब्रीफ में हो सके दिया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। अब अगर बात करें कॉग्निजेबल या संज्ञेय या फिर नॉन कॉग्निजेबल या असंज्ञेय जुर्म की,
तो इनमें क्या डिफरेंस है, ये होता क्या है, सबसे पहले वही आपसे जानेंगे और उसके बाद ज़रा विस्तार से भी बताइएगा कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए, संज्ञेय अपराध के बारे में सीआरपीसी की सेक्शन 2C में दिया गया है और जिसके अनुसार उसमें ये दिया गया है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है, प्रथम अनुसूची सीआरपीसी में, और उस समय प्रवृत्त किसी अन्य लॉ के अनुसार थाने का भार साधक अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध कहा जाता है, संज्ञेय मामला कहा जाता है। अब कोई भी अपराध जब हम बात कर रहे हैं तो कोई भी अपराध जो संज्ञेय है उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती। इसके बारे में बताएं कितना ज़रूरी है पुलिस का ये तमाम जानकारियां उसमें मेंशन करना और इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कभी भी जो एफआईआर दर्ज की जाती है वो सिर्फ संज्ञेय अपराध के मामलों में ही की जाती है। कोई भी असंज्ञेय अपराध घटित होता है तो पुलिस थाने का अधिकारी मना या उसको संक्षिप्त रूप से अपनी डायरी में नोट कर लेगा, लेकिन मजिस्ट्रेट के पास उस कंप्लेंट को जाने को बोलेगा कि वहां पर जाओ और मजिस्ट्रेट के पास करो। और यह संज्ञेय मामला होता है तो तुरंत उसको इंसर्ट में अपनी डायरी में एंट्री करेगा और उसके बाद विदाउट एनी परमिशन, टेकिंग एनी परमिशन फ्रॉम कोर्ट, स्टार्ट कर देगा इन्वेस्टिगेशन। चलिए, सवाल भी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तमाम कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एफआईआर से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जुड़कर अधिवक्ता से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एफआईआर की। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एफआईआर दर्ज करवाना और सबसे पहले जो भी घटना, जो भी वारदात हुई है उसके बारे में आपको जानकारी पुलिस तक पहुंचाना। इसी से जुड़ा आज का सवाल है। आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जुड़कर कानूनी सहायता के लिए आप डायल कर सकते हैं। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम डायल कर रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो नंबर से फ्लैश हो रहे हैं और हमें कॉल करके जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने पर हम क्या कर सकते हैं? क्या किसी भी लोगों के पास ऑप्शन रह जाता है अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करे? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं करती। क्या किया जा सकता है इसके लिए? देखिए, सबसे पहले हम थाने पे कंप्लेंट देते हैं और कंप्लेंट देने के बाद पुलिस अगर उसको मना करती है, लेने से मना करती है, एफआईआर दर्ज संज्ञेय मामला है तो एफआईआर दर्ज करने से कतराती मना करती है, तो कंप्लेंट को चाहिए कि वह उस कंप्लेंट को लेके उसी कंप्लेंट को लेके कंसर्न एसपी, उस जिले के एसपी के यहाँ एक बाई पोस्ट उसको रजिस्ट्री कर सकता है, वहाँ पर बाई पोस्ट कर सकता है, दे सकता है और पुलिस अधीक्षक उसके अनुसार एक्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है और एसएचओ को डायरेक्शन दे सकता है कि इस केस में एफआईआर दर्ज करे। बिल्कुल। अब बात एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या कानूनी रास्ते रह जाते हैं? मान लीजिए एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? उसके बाद क्या करना होता है जो भी एफआईआर दर्ज करवाता है उसको? देखिए, कंप्लेंट के पास जब भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसमें पुलिस का मैटर हो जाता है इन्वेस्टिगेशन करने का। अगर कॉग्निजेंस मामले से संबंधित है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। कंप्लेंट देने के बाद अगर मामला कॉग्निजेबल होता है ऑफेंस तो उस पर एफआईआर दर्ज करती है पुलिस और दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करती है और बीच में कंप्लेंट को भी बुला सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, बयान लेती है और जो भी रिक्वायर्ड होता है उसको पूरा करती है। केशव जी, अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती और गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो क्या किया जा सकता है? तो क्या विकल्प है लोगों के पास? देखिए, कभी भी जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है तो एक्यूज को राइट है कि वह कोर्ट में जाकर अपनी बात करने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल, अगर उसे जानकारी हो जाती है कि आपका अपराध कोई नहीं बनता तो 482 के अंदर क्वाशिंग ऑफ एफआईआर के ले जा सकती है। और यदि उसे गिरफ्तारी से सिर्फ बचना है तुरंत एटवंस, तो या तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है या हाई कोर्ट में डायरेक्ट एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकता है गिरफ्तारी से बचने के लिए। अब सीआरपीसी की धारा 442 की बात करें,
82 की बात करें तो क्या है ये, इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे, इस धारा के बारे में क्या जानकारी है और एफआईआर से ये कैसे जुड़ता है? सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी में हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर दिया गया है। और हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर क्यों दिया गया है? ताकि जितने भी एक्यूज्ड हैं, अगर उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है या चार्जशीट झूठी फाइल कर दी जाती है, तो इनसे बचने के लिए, लंबे ट्रायल से बचने के लिए एक्यूज को राइट दिया गया है कि अंडर सेक्शन 482 में क्वाशिंग ऑफ एफआईआर के लिए या क्वाशिंग चार्जशीट फाइल हो जाती है तो क्वाशिंग ऑफ चार्जशीट के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकती है और अपने एफआईआर को या क्वाशिंग को रद्द करा सकती है और कॉन्सिक्वेंस प्रोसीडिंग को भी रद्द करा सकता है। अब हम बात करें रोज नामचे की, तो उसमें और एफआईआर में क्या फर्क है और कितना महत्वपूर्ण होता है इन दोनों फर्कों को समझना? रोज नामचा एक डायरी होती है, पुलिस स्टेशन डायरी जिसे कहा जाता है जी। वहाँ पर रखती है। जब भी कोई कंप्लेंट देता है तो उसके सार को यानी इन ब्रीफ पुलिस थाने का जो भाषाध्यक्ष अधिकारी होता है, कॉम्पिटेंट अधिकारी होता है, उसमें एंट्री करता है और उसको रोज नामचा कहा जाता है। उस डायरी को रोज नामचा कहा जाता है। और जो एफआईआर होता है वो संज्ञेय अपराध से संबंधित होता है, उसमें उसको अलग से लिखते हैं और एक कॉपी प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लेंट को देते हैं। आपसे अफसर पूछना चाहेंगे, एफआईआर निरस्त हो सकती है क्या और उसकी प्रक्रिया क्या है? अगर कोई चाहे कि अब एफआईआर उसको नहीं देनी है, उसको निरस्त करवाना है, तो क्या इसकी कानूनी प्रक्रिया है? सेक्शन 482 और सीआरपीसी में केवल हाई कोर्ट को, ऑनरेबल हाई कोर्ट को केवल इनहेरेंट पावर दिया गया है कि किसी भी मामले में यदि एफआईआर दर्ज हो जाती है और अगर एक्यूज को यदि लगता है कि यह झूठी एफआईआर है तो वह उसको सीधे हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी में चैलेंज कर सकता है। और इसके रिगार्डिंग एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992 को अपेक्स कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया है कि ट्रायल को लंबा न चलने दिया जाए और यदि ऐसे इन पर उससे सर्कमस्टांस दिए गए हैं कि इतने सर्कमस्टांस अगर आप उसमें कई कंडीशन है, उन सर्कमस्टांस में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। हाई कोर्ट अगर देखती है कि उन सर्कमस्टांस में अगर इनका एफआईआर का फैक्ट बैठता है तो उसको रद्द कर सकती है। ठीक है। अब अगर बात करें ऑनलाइन एफआईआर की, तो क्या ऑनलाइन एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज किन हालातों में की जा सकती है? ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। कुछ मामले हैं जिसमें हम जाके डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे चोरी, डकैती, घरेलू हिंसा, लूटपाट और साइबर क्राइम या किडनैपिंग से संबंधित अपराध हो गए। इन केसेस में हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब बात झूठे एफआईआर की करें तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? झूठे एफआईआर के लिए अगर कोई झूठा एफआईआर करता है तो उसको तो चैलेंज करने के कई तरीके हैं। पहला तो आईओ लेवल पर जैसे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके अपनी बात कहनी चाहिए। थाने पर अगर इंक्वायरी के लिए बुलाता है तो ज्वाइन करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन। अगर हमें लगता है कि ये झूठा एफआईआर है तो डायरेक्ट ज्वाइन करके इन्वेस्टिगेशन में अपनी बात कहनी चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन आईओ अगर देखता है कि ये जो इंसिडेंट है, एफआईआर के जो फैक्ट हैं और जो एक्यूज के फैक्ट हैं वो फाल्सिफाई करता है एफआईआर के फैक्ट्स को, तो उसका नाम वहां से हटा सकता है, फाइनल रिपोर्ट लगा सकता है आईओ। और दूसरा, अगर उसे डर है कि नहीं ये हमें आईओ परेशान करेगा, ये करेगा, तो डायरेक्ट 482 में क्वाशिंग के लिए डायरेक्ट चले जाएं। और इससे भी अगर ज्यादा उसे डर लगता है कि हमें ऐसा नहीं हमें गिरफ्तार कर लेगी पुलिस, तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए संजज के यहाँ या हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन मूव करना चाहिए। अब अनुच्छेद 226 की बात करें तो उसके तहत एक रिट याचिका दायर कर एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई क्या की जा सकती है? एफआईआर आर्टिकल 226 एंड 227 में दिया गया है
सुपरवाइजरी पावर आती है हाई कोर्ट। अगर कोई ट्रायल कोर्ट कुछ एरर करता है तो उसको करेक्ट कर सकता है हाई कोर्ट। तो इसलिए अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल किया गया है एक्यूज के अगेंस्ट तो उस कंप्लेंट को चैलेंज कर सकता है ट्रायल कोर्ट में। अगर ट्रायल कोर्ट उसको डिस्चार्ज नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट तो जैसे एमएम का ट्रायल है तो एमएम ट्रायल के अगेंस्ट रिवीजन पिटीशन जाते हैं सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट अगर उस रिवीजन पिटीशन में डिस्चार्ज कर देती है तो ओके, अगर नहीं डिस्चार्ज करती तो फिर हम अंडर आर्टिकल 226 227 हाई कोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और उसको चैलेंज कर सकते हैं। जब हम शिकायतों की कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक नाम एलसी कंप्लेंट भी आ जाता है, वो क्या होता है सर और उसको कैसे उस शिकायत को दर्ज किया जा सकता है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो जरा विस्तार से समझाएं। किसकी प्रक्रिया? हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ। सर, एलसी कंप्लेंट की बात कर रहे हैं। जब शिकायतों की हम बात करें तो एलसी कंप्लेंट क्या है, उसको कैसे दर्ज किया जा सकता है, उस शिकायत के तहत क्या कुछ जो कानूनी पूरे प्रावधान है वो क्या है? एज इट इज जैसे अदर कंप्लेंट हम थाने में देते इसी तरह से इसको भी दिया जाता है। वहाँ पर थाने में प्रॉपर लिख के कंप्लेंट फैक्ट्स को मेंशन करके वहाँ थाने में दिया जाता है। जी, इसके अलावा एफआईआर की बात करें, हमने झूठी एफआईआर की भी बात करी कि कई बार जो है झूठी एफआईआर तक हो जाती है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर पुलिस या कोई भी विभाग का आदमी एफआईआर ना दर्ज करे तो उन लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? कोई भी आम नागरिक अगर उसे पता हो कि ये हमारी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, गांव देहात में अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं, तो सर उसके लिए क्या किया जाए? उन पुलिस अधिकारियों पर या जो भी इसको लेकर एक्शन है वो कैसे किया जा सकता है? कहाँ पर जो है गुहार लगाई जा सकती है? कभी भी थाने का कोई भी अधिकारी है, अगर चाहे वो जुडिक्शन थाने का हो या थाने का जुडिक्शन न हो, अपराध उस थाने के अंतर्गत घटित हुआ हो या न घटित हुआ हो, किसी और अन्य थाने में आता है तो कंप्लेंट देना कंप्लेंट का राइट होता है और कंप्लेंट लेना जो है उनकी ड्यूटी होती है। किसी भी थाने का अधिकारी यह जो मना करता है उस केस में वो कंप्लेंट उससे उच्च अधिकारी जैसे एसपी, जिले के एसपी के यहाँ या महानगरों में एसीबी, डीसीपी के यहाँ कंप्लेंट कर सकता है। अपनी कंप्लेंट की कॉपी वहाँ भेज सकता है, बाई पोस्ट भेज सकता है या बाई हैंड जाके वहाँ रिसीव करा सकता है। और अगर इसके बाद भी कोई एक्शन ऊपर का अधिकारी नहीं लेता है तो उसके अगेंस्ट हमें रिलीफ है कि कोर्ट में जाते हैं। तो कंसर्न कोर्ट में जाकर जो उस जुडिक्शन का कोर्ट होगा वहाँ के थाने वाइज मजिस्ट्रेट रहते हैं, तो थाने वाइज मजिस्ट्रेट के यहाँ अपनी एक एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी में मूव करेगा, सारे फैक्ट को मेंशन करते हुए कि हमने ये कंप्लेंट पहले एसएचओ के दिया है, पहले इस कंप्लेंट में अपनी 156(3) की एप्लीकेशन में 156(3) ऑफ सीआरपीसी है, सीआरपीसी में दिया गया है और उसमें कंप्लेंट की कॉपी पूरे फैक्ट को मेंशन करते हुए जो उसने कंप्लेंट में मेंशन किया है और जो एसएचओ को यहाँ दिया उसकी रिसीट लगाते हुए और जो थाने में के बाद ऊपर के अधिकारी के यहाँ गया उसका पूरा रिकॉर्ड लगाते हुए अपनी एप्लीकेशन को मूव करता है। तो कंसर्न मजिस्ट्रेट उस पर सुनवाई करता है और उसे लगता है कि हाँ इस फैक्ट जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए या संज्ञेय अपराध से संबंधित है, एफआईआर दर्ज हो सकता है, तो वो कंसर्न थाने के आईओ को डायरेक्शन देता है कि इस मैटर में एफआईआर दर्ज करें। चलिए, अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे एफआईआर से जुड़ी एक और अहम जानकारी, क्या बच्चों के खिलाफ एफआईआर हो सकती है? क्या उनको भी जेल में भेजा जा सकता है? बच्चों के खिलाफ एफआईआर होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके लिए जुवेनाइल कोड बने हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना हुआ है उसके अलग से कोड बनी हुई है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है, उसका ट्रायल वहाँ। तो बच्चों के खिलाफ जो है उनको जेल में न भेज के उनके लिए सुधार गृह बने हुए हैं, वहाँ भेजा जाता है अगर उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होती है संज्ञेय अपराध के मामलों में। बिल्कुल केशव जी, आपने तमाम जानकारी एफआईआर से जुड़ी आज दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया इसका। आप जुड़े हमारे साथ। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।